हेलो क्लास 12, व्हाट्सअप एवरीवन। आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकेंड, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 तक। हिंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। इस चैप्टर में ओवरऑल हम ये पढ़ने वाले हैं, जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हमारा भारतवर्ष, जब हमारा इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिला था, उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी किस तरीके की थी, हमारी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके की थी। बट अब हम पढ़ेंगे कि जब हम आज़ाद हो गए थे, जब हम ब्रिटिश सरकार मतलब जो थी उससे वो हम पर शासन नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये स्क्रीन पर जो आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। फर्स्ट चैप्टर के नोट्स भी आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं नोट्स को। साथ में मैं एक चीज़ और आपको बताऊँ यहाँ पे कि मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पर कि आपको नोट्स जो हैं उनमें जो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, अभी हम साथ में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जितने भी ऐसे वर्ड्स मुझे लगे कि हिंदी में जो आपको नहीं समझ में आएंगे, उन्हें मैंने वहीं पे साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको बता दूंगी कि उनका इंग्लिश मीनिंग क्या है। और मैं मतलब इतनी तो अब मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ, इतना तो मैं आपसे सोच रही हूँ कि अभी क्लास 12 के सारे बच्चे, आप काफ़ी मैच्योर बच्चे हैं, काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी समझदार हैं, तो इतना तो आप समझेंगे ही कि मतलब हिंदी की जो चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि आपको वो समझ में नहीं आएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊं। मैं लास्ट कुछ टाइम से देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कमेंट करके ये बोल रहे हैं कि वीडियोस नहीं आ रही हैं, और या फिर काफ़ी टाइम हो गया है कि इस सब्जेक्ट की वीडियो नहीं आ रही है, उस सब्जेक्ट की वीडियो नहीं आ रही है। तो मैं आपको बताऊं, मैंने चेक किया, केवल 20% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस किया हुआ है। बिकॉज वीडियो तो डेली आ रही है, बट क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है बट आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, इसलिए आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पा रहे हैं। क्योंकि वीडियो आती है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, आप वीडियो देख नहीं पाते हो, फिर आप कमेंट करते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन प्रेस किया हो। बिकॉज मतलब मेरा भी वीडियोस डालने का फ़ायदा तभी है कि जब मैं जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ वो आप तक पहुँचे। होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस फर्स्ट चैप्टर में हमने बहुत बेसिक सी चीज़ समझ ली कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन क्या हुआ कि मतलब जो भी करता धरता थे वो हम खुद बन चुके थे। मतलब अब जो भी हमको करना था अपने देश के लिए, विधाता हम खुद थे। तो अब बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी, क्योंकि 200 वर्षों से हमारे ऊपर कोई और शासन कर रहा था। ठीक है, आप ये सब ध्यान से सुनिए, ये सब आपको थ्योरी को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, मैंने बल्कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, चलो मैं यहाँ से आपको पढ़ के समझाती हूँ तो आपको एक एक लाइन भी समझ आएगी। पहले क्या हुआ, सबसे पहले अगर हम एक बेसिक सी चीज़ समझे कि जो हमारे उस टाइम पे जो लीडर्स थे, जैसे उनमें से जवाहरलाल नेहरू जी थे और भी कई नेता थे, उनको ये समझ में आ गया था कि अब हमारी इंडियन इकोनॉमी को सब कुछ हमारे हाथ में है, और हमें कोई ऐसी योजना बनानी पड़ेगी, ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे सबका विकास हो। क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, ब्रिटिश सरकार में क्या हो रहा था कि केवल कुछ लोगों का विकास हो रहा था, बट अब इनको क्या करना था कि जिसका सबका सार्वजनिक विकास हो सके। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 1950 में 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसको बोला गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। मैं यहाँ पढ़ाती हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, देखो। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया का आरंभ करना है जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। बिल्कुल, क्योंकि अब तक क्या था, हमारा जो लाइफ स्टाइल था वो बिल्कुल ही मतलब निम्न स्तर पे था,
है ना, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले तो हमारे हाथ में कुछ था नहीं, हमको हमारा जो कृषि होती थी, हम पूरी तरीके से कृषि पे निर्भर थे, कृषि पे के सहारे हमारा जो जीवन यापन हो रहा था। अब क्या हुआ यहाँ पे कि अभी समझ में आ गया था कि लोगों का जो स्तर है, जो जीवन का समृद्ध जीवन बनाना है, तो उसको हमें थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, जिस दिन भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का मतलब होता है बच्चों फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम मिली या स्वतंत्रता मिली। अब अपने भाग्य के विधाता हम खुद बन गए थे। अन्य बातों के साथ साथ देश के नेताओं को एक ऐसी आर्थिक प्रणाली के बारे में सोचना था जो सबके कल्याण के लिए कार्य करेगी। सेम चीज मैंने अभी आपको बताई, मतलब जिसमें सबका डेवलपमेंट हो। कल्याण का मतलब होता है सबका डेवलपमेंट हो। जवाहरलाल नेहरू व अनेक अन्य नेताओं ने नव स्वतंत्र भारत के लिए, नव स्वतंत्र मतलब जो कि अभी अभी आजाद हुआ है, ठीक है, अभी अभी जो इंडिपेंडेंस मिली है हमको, उसके लिए ऐसी आर्थिक प्रणाली अपनाई जाए, यानी ऐसी एक आर्थिक मतलब इकोनॉमी को एक प्लान लेकर आया जाए जिसके तहत भारत के ऐसे समाजवादी समाज होगा जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी संपत्ति तथा लोकतंत्र को भी स्थान दिया जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली अब तक क्या था कि कोई भी डेमोक्रेसी नहीं थी किसी के पास में, ठीक है, जो हमें बोला जाता था हमसे वो करते थे। हम हमारी ही जमीन पर कृषि नहीं कर पा रहे थे, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं कि उस हमारी कृषि पर हमको लगान देना पड़ता था। बट यहाँ पे इनको समझ में आई ये चीज कि नहीं, ऐसे सबका डेवलपमेंट, सबका विकास ऐसे संभव नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों की कुछ पर्सनल संपत्ति यानी कुछ पर्सनल एसेट्स भी होंगे और लोकतंत्र होगा, मतलब सब अपनी बात खुल के कह पाएंगे और सबको, जैसे मेरा इंटरेस्ट किसी और काम में है तो मैं वो कर सकती हूँ, है ना, मुझे किसी की मतलब कोई मुझ पे प्रेशर नहीं बना सकता कि नहीं आपको यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। वर्ष 1950 में यानी 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई। वो योजना आयोग क्या था, ये जो पंचवर्षीय योजना जिसके बारे में 5 ईयर प्लान, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य यानी द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, क्या लक्ष्य थे, क्यों ये 5 ईयर प्लान बनाया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे, पहला है समृद्धि। समृद्धि को का इंग्लिश में मतलब होता है ग्रोथ। देखो अभी क्या यहाँ पे लिखे पॉइंट से पहले मैं इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ इजी करके, वैसे पॉइंट्स भी बहुत इजी हैं तो आपको आराम से समझ में आएगा। देखो ग्रोथ से यहाँ पे मतलब ये था, हम अभी अभी आज़ाद हुए थे तो हमारे पास में जो हमारा प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी वो थोड़ी कम थी, लेकिन हम ये जानते थे कि हमारा भारतवर्ष क्या है, बहुत सारा पहले से हमारे पास में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जैसे कृषि से रिलेटेड थी या फिर हमारे लघु उद्योग से रिलेटेड थी। हमारे पास काफ़ी सारी इतनी कैपेसिटी थी कि हम जानते थे कि हमें उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें उसे बढ़ाना पड़ेगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट में यही चीज़ लिखी हुई है कि समृद्धि से तात्पर्य देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, यानी प्रोड्यूस कैपेसिटी इंक्रीज, आपको कैपेसिटी को इंक्रीज करना था। अब वो कौन कौन सी चीजें थी जिनको आपको इंक्रीज करना था, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी। जब तक आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, यानी जब तक आपका परिवहन अच्छा नहीं होगा, तब तक आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने में, क्योंकि आप ग्रोथ तो आप तभी करोगे ना जब आप अपना सामान बाहर भेजो या बाहर के देशों का सामान अपने यहाँ मंगवा सको, तो उसके लिए आपका ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरी चीज, उत्पादन सेवा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी जो है वो आपकी काफी अच्छी मतलब होनी चाहिए, और उस टाइम पे इन सब चीजों ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की, बहुत ज्यादा इनकी एफिशिएंसी जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। यही हमारा जो था वो मेन लक्ष्य था। पॉइंट नंबर सी, घरेलू उत्पाद यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थे उनमें बहुत लगातार वृद्धि हो रही थी, जीडीपी में वृद्धि। अब देखते हैं जीडीपी क्या होता है। आपकी अगर हम एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो बहुत अच्छा, मैंने बहुत सोचा कि आपको क्या एग्जाम्पल दिया जाए, लेकिन उसमें ऑलरेडी इतना अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इतना सिंपल एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम एक बार उससे समझते हैं कि जीडीपी क्या होता है। आपकी बुक में बताया गया है कि यदि हम जीडीपी को एक केक मान लें तो समृद्धि यानी ग्रोथ का अर्थ है इसमें लगातार वृद्धि। जैसे मेरे को एक बात बताओ
केक, आपके घर में किसी का बर्थडे है तो आप बर्थडे का जो केक मंगाते हो वो किस हिसाब से मंगाते हो कि यार आज मेरे घर में 50 लोगों का गेट टुगेदर है, मेरे घर में मेरी बर्थडे पार्टी में 50 लोग आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम केक मंगाते हैं कि भाई ठीक है हमारा 5 किलो के केक से काम चल जाएगा, या और ज्यादा लोग आ रहे हैं तो हम उससे बड़ा केक मंगाते हैं, या अगर हम घर के 4 मेंबर या 5 मेंबर बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम छोटा केक मंगाते हैं। सेम चीज वो बोल रहे हैं कि हमारा जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है पूरे तरीके से कि कितने नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग व्यापार कर पा रहे हैं, कितने लोग उद्योग कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली जितने ज्यादा लोग उद्योग करेंगे उतनी ज्यादा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है, मैंने नोट में यहाँ पे लिख दिया, जीडीपी से तात्पर्य एक वर्ष में देश में हुई सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का बाजारी मूल्य। इंग्लिश में लिखा है जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द ड्यूरिंग अ ईयर। एक साल में आप कितना प्रोडक्शन कर पाते हो, ये तो मतलब आप इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स वाले बच्चे हो तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम जीडीपी कैसे देखते हैं, हमें कैसे पता चलेगा आज की डेट में भी कि हमारा कितनी ग्रोथ हो रही है, क्या हो रहा है। आपको ऐसे ही तो पता चलता है कि आप देखोगे कि एक साल में हमने कितना प्रोडक्शन किया, एक साल में हमने कितनी चीज़ों को बेचा, कितनी चीज़ों को खरीदा, उससे आप बता सकते हो कि हमारी कितनी ग्रोथ है और हम कितने पानी में है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलो तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ग्रोथ या समृद्धि। दूसरा लक्ष्य क्या था हमारी, दूसरा गोल क्या था हमारी 5 ईयर प्लान्स का? दूसरा था आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण का इंग्लिश में मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन। वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकी अपनाई जाती थी। इंक्रीज देन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सामाजिक दृष्टिकोण यानी सोशल आउटलुक में परिवर्तन, जैसे यह स्वीकार करना कि महिलाओं का अधिकार पुरुष के समान है। मैं थोड़ा सा और समझाती हूँ इसको आपको। देखो उस टाइम पे क्या था, वस्तुओं और मतलब इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद तक, बट हमें ये बात समझ में आ गई थी कि अब हमें आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइज, थोड़ा मॉडर्न होना पड़ेगा। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आप लोग प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठा करो। मैं अपनी हर क्लास पे बोलती हूँ कि जितना स्क्रीन पे दिखता है मैं इससे ज्यादा आपको एग्जाम्पल्स दे के समझाती हूँ, तो उन एग्जाम्पल्स का यूज आप अपने एग्जाम्स में कर सकते हो। ठीक है, तो ये वैसे तो नोट्स हैं आपके लिए प्रॉपर, बट फिर भी आप एक कॉपी लेके बैठा करो ताकि छोटी छोटी चीजें आप नोट कर लो, क्योंकि यार ये तो हमारे साथ भी होता है ना कि जब मैं नोट्स बनाने बैठती हूँ तो बहुत सारी चीजें मुझसे भी मिस हो जाती है, बट अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं वो मुझे दिमाग में क्लिक हो रहा है, तो मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे अगर हम उस टाइम पे कृषि का एग्जांपल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे कृषि ही मेन सोर्स था इनकम का। तो अगर हम कृषि की बात करें, अगर वही पुराने बीजों से आप खेती करते रहो, पुरानी सीड्स के साथ आप खेती करते रहो, या आप उसमें अच्छा फर्टिलाइज का यूज नहीं कर रहे हो, आप अच्छी खाद का यूज नहीं कर रहे हो, प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो आपकी जो फसल होगी ना वो उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होगी। बट आज मतलब मॉडर्नाइजेशन का मतलब ही यही है, आधुनिकीकरण का मतलब ही है कि आप ऐसी खाद का प्रयोग करो, ऐसे बीजों का प्रयोग करो जिससे आपकी फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो। ठीक है, तो ये हुआ उस टाइम पर हमने किया। दूसरा आपको दिया गया है कि सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल आउटलुक में परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर जगह ग्रोथ के लिए, मॉडर्न होने के लिए। मॉडर्न होने से मतलब यहाँ पर ये है कि हमें उस टाइम पर क्या था, हम औरतों को या जो महिलाएं थी उनको पुरुषों से कम समझते थे। तो मतलब ही यहाँ पे ये है कि मॉडर्न होने से मतलब है कि अपनी सोच को भी मॉडर्न करो, कि हमको ये एक्सेप्ट करना है, हमको ये स्वीकार करना है कि जो महिलाओं का अधिकार है वो पुरुषों के अधिकार के समान है। ठीक है, अब हमारा जो ये हमारा हो गया, हमने इसमें कौन कौन से पढ़े, दो हमारे जो मेन लक्ष्य थे। पहला था हमारा ग्रोथ यानी समृद्धि, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, तीसरा है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर यानी देखो आत्मनिर्भर का मतलब होता है वैसे कि जैसे आप ये समझिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ उसके बाद हम ये पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कोई भी देश आत्मनिर्भर या कोई भी कंट्री, कोई भी सिटी आत्मनिर्भर तभी हो सकती है, सिटी तो नहीं कंट्री की बात करते हैं, आत्मनिर्भर तभी हो सकती है जब उसके पास खुद के अपने सारे सोर्सेज हो, सारे रिसोर्सेज उसके खुद के अपने हो।
तो उस टाइम पे इंडिया की जो डिमांड थी, भारतवर्ष की जो डिमांड थी वो ये थी कि हमारे देश में जो चीज़ें बन रही हैं, हमारे देश में जिन चीज़ों का इम्पोर्ट हो रहा है उन चीज़ों को हम बाहर से ना मंगवाएं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको हमेशा से पता है कि भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश रहा है, मतलब खाद्यान्न के लिए, फूड आइटम्स के लिए भारतवर्ष से अच्छा देश कोई भी नहीं है, ठीक है। तो उस टाइम पे ये माना गया कि हम फूड आइटम्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, ठीक है। अब हम यहाँ से ये जो पॉइंट्स हैं इनको पढ़ लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि व आधुनिकीकरण को तीव्र करने के दो रास्ते थे, मतलब आत्मनिर्भर होने के हमारे पास में दो रास्ते थे। कौन कौन से थे? पहला तो था कि ये मैंने यहाँ पे दो नहीं, इसको दो को काट के आप यहाँ पे कई रास्ते थे ऐसा लिख लेंगे, क्योंकि मैंने दो से ज्यादा पॉइंट लिख दिया, और अगर आप दो लिख रहे हैं तो इनमें से कोई दो लिख दीजिएगा। ये एक्चुअली मैंने क्वेश्चन आपके किसी पेपर में आया हुआ था, वहां से देखा। तो अन्य देशों से इम्पोर्ट संसाधनों का प्रयोग, इसका मतलब ये है कि जो बाकी के देशों से उस टाइम पे हमारे पास में, अब तो हम ये मानते हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जितना ज्यादा मतलब वो तय करता है कि आपका जो आपकी कंट्री है, आपका देश है, वो कितना ग्रोथ कर रहा है। बट उस टाइम पर हम ये मानते थे कि हम इस चीज से बचें बाहर के देशों से सामान मंगवाने से, ताकि हमारे देश का जो पैसा है वो हमारे देश में ही रहे, ठीक है। दूसरा वाला स्वयं के साधनों का प्रयोग, इसका मतलब है भारत देश में जो चीजें बन रही हैं, जो चीजें उपलब्ध थी, उन्हीं का उपयोग किया जाए। क्योंकि जब आप बाहर से पैसा खरीदते हो, जब आप बाहर से सामान मंगवाते हो, तो क्या होता है कि आपकी उस टाइम पे हम इतना कैपेबल नहीं थे, कि हमारा ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था, और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे थे बट इतना नहीं था। और फिर बाहर की जगह से आपको पैसा आइटम मंगवाने से आपको वहां पे पैसा देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर काफी सारी चीजें होती हैं कि आप पे एक्साइज ड्यूटी लग रही होती है और वो सब चीजें, तो उस सब चीजों से बचना उस टाइम पर समझा गया कि इससे हम बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया हुआ है खाद्यान्न के लिए फूड अन्य देशों पर निर्भर कम रहना। मैंने आपको बता दिया था अभी कि इंडिया, मतलब भारत देश की अगर बात करें तो वो हमेशा से एक कृषि प्रधान देश रहा है। यहाँ पर हमेशा से फूड आइटम्स बहुत अच्छे और बहुत मात्रा में खेती होती है, कृषि होती है। तो बोला गया कि भाई अगर अपने यहाँ पर आप खुद खेती कर सकते हो और यहाँ से सामान खरीद सकते हो, तो बाहर से अगर आप नहीं सामान खरीदोगे बाहर की जगह से, तो आप स्वयं में आत्मनिर्भर बनोगे और आपका खुद का मतलब जो आपकी इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट दिया हुआ है समानता यानी इक्विटी। कोई भी देश, कोई भी कंट्री की अगर हम बात करें तो वो तभी, ये जो ऊपर के जितने भी पॉइंट्स हैं आप इनको लिख देना, कि वो तभी समृद्ध बन सकता है, यानी तभी उसकी ग्रोथ हो सकती है, तभी वो मॉडर्न बन सकता है, यानी आधुनिकीकरण में मतलब उसका तभी हो सकता है, तभी वो आत्मनिर्भर बन सकता है जब सबका विकास हो, जब सारे लोगों को इक्वल समझा जाए। मतलब जन सामान्य के जीवन में ये सारी चीजें सुधार ला सकती हैं, लेकिन ये तब तक सुधार नहीं लेकर आ सकती जब तक कि सबको बराबर यानी सबको समान न समझा जाए। किसी भी देश का उच्च अगर ग्रोथ देखेंगे आप तो वो यही है कि जितने देश में जितने लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे, कम लोग होंगे, उनको हम बोलेंगे कि हाँ ये डेवलप कम कंट्री है। तो वही समझा गया। उसके लिए हमने बोला कि ये होना चाहिए कि भाई जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जो बेसिक नीड्स होती हैं, क्या होती है? भोजन, आवास, शिक्षा, आपको पता है ये स्वास्थ्य यानी हाउस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सबको समान मिलनी चाहिए। मतलब इनमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए जैसे पहले हुआ करता था, वो अब नहीं होना चाहिए। ये डिसाइड किया गया कब? जब हमारा देश आजाद हो गया। तो हमने इसमें 4 पॉइंट्स पढ़े। कौन कौन से, मतलब आप अभी याद कर लो मेरे साथ साथ। पहला, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य कौन कौन से थे, मतलब कौन कौन से प्लान्स के साथ इसको बनाया गया था। पहला है ग्रोथ, कि भाई सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। सेकेंड, दूसरा मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण, कि थोड़ा जब तक हम मॉडर्न नहीं होंगे तब तक चीजें उस तरीके से काम नहीं करेंगे, हमारी इकोनॉमी उतनी डेवलप नहीं होगी। थर्ड पॉइंट था, हम बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुके थे, कि हमने ये डिसाइड किया था कि हमें बाहर से चीजें नहीं मंगवानी है, अपनी कंट्री की चीजें हमें यूज करनी है। फोर्थ है समान यानी इक्विटी, कि सबको इक्वल होना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं आप ही की बुक का एक और टॉपिक। अच्छा, मैं एक साथ के साथ आपको ये भी बताती चलती हूँ
ये जो ऊपर वाला टॉपिक अभी हमने पढ़ा है 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना। नेक्स्ट कृषि, वैसे ये पूरा चैप्टर ही काफी इंपॉर्टेंट है ना। कृषि क्षेत्र का विकास, एग्रीकल्चर, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, थोड़ा सा मैं थोड़ा पीछे वाले चैप्टर पे जाते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब हमारे भारतवर्ष पर ब्रिटिश शासन था तो उस टाइम पर कृषि क्षेत्र में ना तो बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी, क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं थे कि आप खेती करो, वो तो सिर्फ उन आइटम्स को हमारे यहाँ पे बनवा रहे थे, उन चीजों की पैदावार करवाना चाहते थे जो उनकी कंपनीज या उनकी फैक्ट्रीज में यूज हो रही थी, तो कृषि पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट अब हमें ये समझ में आ गया था कि हमारा जो भू सुधार है उसमें उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग तथा भारतीय कृषि में एक क्रांति का संचार किया गया। क्योंकि यार पता है कि जब आपको ये पता है कि मेरे जो खेत है, मेरा जो उसमें किस चीज की पैदावार अच्छी हो सकती है, तो ऑब्वियसली आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। सेम चीज कि इनको पता था, जो उस टाइम पे हमारे लीडर्स थे उनको पता था कि भारतवर्ष में बहुत अच्छी कृषि हो सकती है, तो उन्होंने बोला कि अब हमें एग्रीकल्चर पर ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ पढ़ लेती हूँ एक बार। स्वतंत्र भारत में भू सुधार यानी लैंड रिफॉर्म तथा उच्च पैदावार वाले बीज से कृषि में क्रांति का संचार किया गया। उस टाइम पर ये तो था कि कृषि में सुधार आ रहा था, मतलब जो हमारी कृषि में जो एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट था वो हो रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। देखो आप ये तो समझेंगे ही कि उस टाइम का जो लॉ था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। मतलब अगर हम उस टाइम पे जो हमारा लॉ की बात करें या गवर्नमेंट की बात करें, क्योंकि सब कुछ नया नया था, गवर्नमेंट के लिए कानून जो था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, इतना ज्यादा सख्त नहीं था, तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, जमींदारी कर रहे थे। मतलब अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो कुछ बिचौलिए थे जिन्होंने क्या किया कि जिनका डायरेक्ट सरकार से संपर्क था, ऐसे कुछ 100-200 लोग थे, तो वो जो असली जमीन के मालिक हुआ करते थे, खेत के जमीन के जो असली मालिक हुआ करते थे, उनसे सीधे गवर्नमेंट का कांटेक्ट तो है नहीं, तो वो क्या बिचौलिया का काम करते थे। वो उनसे ज्यादा मात्रा में उन जो पैदावार हो रही थी वो ले लेते थे और गवर्नमेंट को कम दाम में बेच रहे थे। उससे क्या हो रहा था कि मतलब जो जिसका खेती है, जो मेहनत कर रहा है, उसको उसका फल नहीं मिल पा रहा था। इस वजह से ओवरऑल तो डेवलपमेंट हो रहा था, बट अगर पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो वो लोगों का नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कुछ ही लोग इस तरीके थे जिनका, कुछ 200 लोग आपकी बुक में बताए गए हैं, 200 लोग इस तरीके थे जिनका गवर्नमेंट से सीधा संपर्क था, तो वही जाके वहां पे मिलते थे सरकार को। ये बात क्योंकि लॉ इतना अच्छा नहीं था, वो ये जानते थे कि अभी हमारा कानून इतना अच्छा नहीं है, तो उसका इन्होंने पूरा फायदा उठाया। अब इसके बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है, टॉपिक है हरित क्रांति। हरित क्रांति आपने सुना होगा, द ग्रीन रिवॉल्यूशन। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पेपर में बहुत बार आता है, तो इसे ध्यान से समझना। देखो यहाँ तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन डेफिनेशन से पहले हम इसका अर्थ, इसका मीनिंग समझते हैं कि हरित क्रांति था क्या, या द ग्रीन रिवॉल्यूशन था क्या। अगर हम बात करें कि जब हम स्वतंत्र हुए, उस टाइम पर हमारी जितनी पॉपुलेशन थी, जितनी हमारी जनसंख्या थी, उस पे 75% जनसंख्या इस तरीके की थी, जो 75 मतलब 75% पॉपुलेशन इस तरीके की थी जो कि पूरे तरीके से कृषि पर आधारित थी, जो पूरे तरीके से एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस थी। अब दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत ये आ रही थी कि जनता है बहुत ज्यादा, मतलब पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा, जनसंख्या है बहुत ज्यादा। हम पुराने तरीके से अपनी खेती कर रहे थे, जो हमारी पुरानी प्रौद्योगिकी थी, जो पुराने तरीके से ही हम अपनी एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो अब दिक्कत क्या आ रही थी, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था जितनी के लोग थे। अब उसके साथ में दूसरी दिक्कत एक और थी, हमारे पास उतने अच्छे बीज नहीं थे, उतनी अच्छी उत्पादन नहीं था, उतना अच्छा, जो कि उतने ज्यादा मात्रा में, जितने मात्रा में लोग थे उतने मात्रा में हमें खेती करके दे पाते। एक पहली समस्या। दूसरी समस्या ये कि जो किसान था वो पूरे तरीके से सिंचाई के मामले में अगर हम बात करें, मतलब जो खेतों में पानी लगाया जाता है उसकी बात करें, तो पूरे तरीके से सिर्फ मानसून पर, यानी बारिश होगी तो खेतों में पानी लगेगा। लेकिन अब
ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि जब आपके खेतों में पानी की ज़रूरत हो उस टाइम पर हमेशा बारिश हो। तो ये एक दूसरी समस्या सामने आई। इस तरीके की बहुत सारी समस्याएं थी खेती से रिलेटेड। मेन दिक्कत ये थी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग कृषि पर डिपेंडेंट थे उस टाइम पर और उतनी पैदावार नहीं थी। तो मतलब अगर हम देखें तो कुछ किसान उस टाइम पर ऐसे थे जिनके पास में अच्छे बीज थे, मतलब अच्छी क्वालिटी के सीड्स थे उनके पास में, लेकिन उनको सिंचाई का प्रॉब्लम था। किसी को सिंचाई का प्रॉब्लम, चलो ठीक है, मतलब अगर कम समय में ऐसी कोई चीज वो उगा रहे हैं वो कि कम समय में हो जाएगी और उस टाइम पे बारिश हो गई, तो उनके पास उतने अच्छे बीज नहीं थे। अब ओवरऑल हमने देखा, ये उस टाइम पे महसूस किया गया कि हमारी जो कृषि के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो उतनी हमारी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है। तो ये जो हरित क्रांति था, इसमें क्या था कि ये सबसे पहले अगर हम इसके पहले चरण की जब पहला चरण आया, फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या था, चलो स्टेप तो हम नीचे वाले पेज पे मैंने लिखा है वो आपको दिखा दूंगी। पहले एक बार इसकी जो मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है वो देख लेते हैं। इसका अर्थ उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीजों का प्रयोग से है। वो अभी तक हमने यही सब बात की कि जो हमारी समस्याएं थी, चाहे वो सिंचाई से रिलेटेड हो, चाहे वो अच्छी पैदावार से रिलेटेड हो, चाहे वो समस्या, आपको पता होगा अगर आप बच्चे घर में थोड़ी गार्डनिंग वगैरह करते होंगे तो, कि बहुत कभी कभी कीड़े लग जाते हैं आपके पेड़ों में, या आपके जो भी चीजें आप मतलब गार्डनिंग कर रहे हो उसमें कीड़े लग जाते हो, तो उसके लिए हमारे पास अच्छी जो दवाइयाँ आती हैं वो सब नहीं था। तो उस सबको दूर करने के लिए ये हरित क्रांति एक रिवॉल्यूशन चला गया। अब इसमें क्या है, इसकी आपको दो अवस्थाएं बताई गई हैं, दो फ्रेज हैं, मतलब हरित क्रांति की दो अवस्थाएं, फ्रेज ऑफ द टू फ्रेजेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहला जो प्रथम अवस्था यानी जो पहला फ्रेज था वो क्या था, 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य, 1960 से लेके 1970 के बीच में पहली अवस्था रही। ये अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे क्योंकि बुक में किसी बुक में 1961 है, किसी में 1960 है, तो लगभग हम 1960 से, क्योंकि मैंने ये डेट एनसीईआरटी से उठाई क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिलायबल है वो, तो इस वजह से, ठीक है, 1960 मिड से 1970 मिड तक, ठीक है। तो और दूसरी अवस्था कब आई, दूसरी अवस्था आई, चलो पहले पहली अवस्था के बारे में पढ़ते हैं। पहली अवस्था में क्या हुआ आप लोग नोट करो, सरकार अच्छे बीज तो लाई, सरकार ने अच्छी सिंचाई की सुविधाएं तो की, बट ये सुविधाएं कौन से देश उठा पाए, कौन से देश ने, हम बात करें कि कौन से राज्य उठा पाए, तो वो कौन कौन से राज्य थे आप लोग नोट कर लीजिए। पंजाब हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ या तमिलनाडु था, केवल यही इनका फायदा उठा पाई पहले फेज में, ठीक है। जो फर्स्ट फेज था उसमें कौन कौन सी राज्यों ने फायदा उठा पाया, केवल अच्छे बीजों का फायदा केवल पंजाब ने उठाया, आंध्र प्रदेश ने उठाया और तमिलनाडु ने उठाया। क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, हम तुरंत तभी के तभी हम आजाद हुए थे, चीजों को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वही कि अभी केवल 3 राज्य ऐसे थे, 3-4 राज्य थे इस तरीके के जिनको इसकी सुविधाएं प्राप्त थी। फिर जब सेकेंड फेज आया, यानी द्वितीय, अगर हम बात करें द्वितीय अवस्था की, जो 1970 से 1980 के दशक के मध्य थी, अप्रोक्सीमेटली मिड 1970 अप टू मिड 1980, थोड़ा सा विकास हुआ। अब हम पिछले 10 साल से हरित क्रांति पे, मतलब जो हमारी ग्रीनरी थी, जो हमारी कृषि थी, उन पर काफी ज्यादा सुधार हो चुका था। तो इसमें बहुत सारी ऐसी और राज्य थे जिन्होंने इसका जो अच्छे बीज थे, जो अच्छी पैदावार थी, उनका फायदा उठाया और उनकी कृषि में उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अब इससे हुआ क्या कि अब एक तो सबसे पहली जो चीज हम चाहते थे वो ये हुआ कि भारत खुद से इंडिपेंडेंट हो गया चीजों को लेकर, कृषि को लेके, क्योंकि अब उसके पास खुद के अच्छे बीज थे, सिंचाई की अच्छी सुविधाएं थी, तो वो खुद से आत्मनिर्भर था। उसे किसी अन्य देश पर कृषि के लिए, मतलब खाद्य पदार्थों के लिए उसे उन पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा था, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसमें एक फायदा और था, वो फायदा ये था कि अगर जो किसान था वो अपनी खेत, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर कोई किसान है और वो अपने खेत में कुछ आलू उगा रहा है या फिर कोई और सब्जियों का, और वो उसका प्रयोग अपने परिवार के लिए कर रहा है, अपने घर के लिए कर रहा है, तो उसका
आर्थिक व्यवस्था पर, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ना अच्छा प्रभाव ना बुरा प्रभाव। आप सोचो ना, जब आप खुद उसका प्रयोग कर रहे हो तो ना तो आप मार्केट में किसी को पैसा देने जा रहे हो, आप बाजार में किसी को पैसा थोड़ी ना दे रहे हो, ना किसी से कुछ ले रहे हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका था कि भाई सब अपना अपना, अपने अपने जरूरत के लायक सब लोग अपने अपने काम करो, अपनी अपनी कृषि करो, तो इकोनॉमी बाकी सरकार संभाल लेगी, बाकी गवर्नमेंट संभाल लेगी, ना आप गवर्नमेंट से कुछ ले रहे थे और ना कुछ दे रहे थे। ये भी अच्छा तरीका था। दूसरा ये फायदा ये हुआ अगर किसान चाहे तो वो ज्यादा मात्रा में खेती करे और आधा अपने पास रखे, और मतलब आधा मतलब थोड़ा पार्ट अपने पास रखे और एक बड़ा हिस्सा जाके बाजार में बेचे। तो उससे क्या हो रहा था, जब वो बाजार में बेच रहा था तो उससे इकोनॉमी पे भी फायदा पड़ रहा था, क्योंकि वो उसके बदले में उसको पैसा दे रहा था। तो धीरे धीरे करके हम कह सकते हैं कि चीजों में बहुत ज्यादा सुधार आ गया था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, यानी 1950 से लेकर 1990 तक। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की विशेषताएं दी हुई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं कुछ यहाँ पे। उच्च पैदावार, अब मुझे लगता है, देखो मैं एक चीज और आपको समझाऊं, थियोरेटिकल जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपने थोड़ा डिटेल समझ ली तो ये चीजें आप अपने आप लिख सकते हो। मैंने अभी ऊपर जो चीजें आपको समझाई हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहला है उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों का प्रयोग। बिल्कुल, हम हरित क्रांति किया ही इसलिए था कि हमें पता था कि हमारे पास उतने अच्छे बीज नहीं है, उनका प्रयोग किया गया। ठीक है। दूसरा था रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। ताकि रासायनिक उर्वरक हम क्यों यूज कर रहे थे, जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो, अच्छी के साथ साथ ज्यादा, आप जब हम खेत वो लगाते हैं, फर्टिलाइजर का यूज करते हैं खेतों में, तो हमारी पैदावार अच्छी तो होती है, साथ में चीज का प्रोडक्शन, जो मतलब जो चीजों की पैदावार होती है वो ज्यादा होती है। तीसरा सिंचाई व्यवस्था का विकास, बिल्कुल डेवलपमेंट हुआ था काफी ज्यादा। उसके बाद कीटनाशकों का प्रयोग, पेस्टिसाइड्स का यूज किया गया कि हमारी जो खेती थी, जो चीजें का खेत में जो चीज उग रही है, जो चीज की पैदावार हो रही है, उसमें कीड़ा ना लगे। दूसरा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, प्रमोट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया कि अब जो तकनीकी थी उसको थोड़ा एडवांस कर दिया गया। इसके आगे इस चैप्टर में एक टॉपिक है उद्योग और व्यापार, यानी इंडस्ट्री और ट्रेड, और उसके बाद औद्योगिक नीति, और दो एक छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब इस वीडियो का कल आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा, सेकंड पार्ट, उसमें करेंगे। अच्छा, मैं साथ में आपको फिर से एक बार याद दिलाती हूँ, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, और लाइव क्लास लेना तो आप बिल्कुल भी मत भूलो। आपको पता ही है, बहुत सारे बच्चे पहले से लाइव क्लास ले रहे हैं। अभी नया बैच स्टार्ट हुआ है 21-22 वाला, जिसमें हम लोग बहुत अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं लाइव सेशन में। तो एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे 2 PM। और आपकी कोई और सजेशन हो चैनल से रिलेटेड तो प्लीज आप जरूर बताइएगा, बिकॉज ये चैनल आपसे है, मैं हमेशा बोलती हूँ। मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।